नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल अशोक रावटाले, सहायक प्राध्यापक जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने फ्रेंच राज्य क्रांति के संदर्भ में जानकारी ली है। उसमें हमने पहले फ्रेंच राज्य क्रांति के जो कारण है, जिस कारण से फ्रेंच राज्य क्रांति घटित हुई उसके बारे में जानकारी ली। यह मैंने आपको नक्शे दिखाए थे। दुनिया के जो राजकीय कारण था उसके बारे में बताया, सामाजिक कारण था उसके बारे में बताया, बौद्धिक कारण के बारे में भी हमने जानकारी ली, जिसमें वाल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, इनका बड़ा योगदान था। उसके बाद में डिंडेरा है, तुर्गो है। उसके बाद में हमने आर्थिक कारण के बारे में देखा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में जो दोष थे, जैसे कर व्यवस्था होगी, अलग अलग दोष इसमें थे, उसके बारे में हमने देखा। सुधारना के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया उस कालखंड में 16वें लुई ने, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। अमेरिकन स्वातंत्र युद्ध का क्या परिणाम रहा फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए, ये भी हमने देखा। इंग्लैंड का भी प्रभाव देखा। उसके बाद में हमें देखना है फ्रेंच राज्य क्रांति का घटनाक्रम। तो ये फ्रेंच राज्य क्रांति किस तरह से घटित हुई, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक, यानी 10 सालों का कालखंड फ्रेंच राज्य क्रांति का कालखंड माना जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि जो क्रांति में जो कुछ भी तथ्य या नैतिक मूल्य निर्माण होते वो दुनिया में आगे तक चलते रहते, मगर एक ठोस रूप से जो है कि वो 10 साल का एक कालखंड माना गया है। तो इस कालखंड में अलग अलग घटनाएं घटित हुई है। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महासभा की जो स्थापना हुई, राष्ट्रीय महासभा की स्थापना से इस फ्रेंच राज्य क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अलग अलग घटना निर्माण हुई। तो 1799 में जब 3 कॉन्सुलेट का शासन निर्माण हुआ, तब तक यानी नेपोलियन के उदय तक ये क्रांति चलती रही, ये क्रांति घटित होती रही, अलग अलग घटना इसमें हुई है। तो हम इस क्रांति का जो घटनाक्रम है वो 3 चरण में देखेंगे। 3 टप्पे इस क्रांति के हुए हैं, उसकी जानकारी हमें लेनी है। यहाँ पर जो प्रथम चरण है राष्ट्रीय महासभा, जिसने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। द्वितीय चरण है विधान निर्मात्री सभा 1791 से 1792 तक, तथा राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 1795 तक। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना इस कालखंड में हुई। तृतीय चरण है डायरेक्टरी या डायरेक्टर जिसे हम बोलते हैं, या निर्देशक मंडल का शासन इस कालखंड में 1795 से 1799 तक। तो इस कालखंड में जो फ्रेंच राज्य क्रांति का प्रभाव था वो कम होता चला गया, पतनोन्मुख होती गई फ्रेंच राज्य क्रांति। तो हमें पहले थोड़ी जानकारी लेनी है यहाँ पर कि राष्ट्रीय महासभा स्थापित होने के बाद में विधान निर्मात्री सभा क्यों स्थापित हुई, राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों स्थापित हुआ, डायरेक्टरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें ये प्रश्न पड़ते हैं कि ऐसा क्यों निर्माण हो गया, इसके पीछे क्या रीजन थे। तो ये मैं आपको एक बार बता दूं। तो राष्ट्रीय महासभा, इसके पीछे ये रीजन था, हमने देखा कि राजा ने स्टेट जनरल की सभा बुलाई थी, मगर स्टेट जनरल की जो मतदान पद्धति थी वो थर्ड स्टेट, जो सर्वसामान्य लोगों का वर्ग था, उन्हें वो बदलनी थी, उनमें परिवर्तन लाना था। सब 3 स्टेट को एक इकाई राजा ने मानना चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। और सब व्यक्ति को, सब प्रतिनिधियों को एक अधिकार होना चाहिए, उनकी मांग थी, जो उन्होंने मान्य नहीं की। संवैधानिक राजतंत्र वो चाहते थे, वो भी मान्य नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपनी थर्ड स्टेट थी, सर्वसामान्य लोगों का जो वर्ग था, उस वर्ग ने अपने वर्ग को ही राष्ट्रीय महासभा कह दिया, और उन्होंने संविधान, इन्हें राजतंत्र के लिए संविधान बनाने का काम चालू किया। इसलिए आवश्यकता पड़ी राष्ट्रीय महासभा निर्माण करने की। उन्होंने बाद में पादरी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, उन्हें भी आह्वान किया कि वो राष्ट्रीय महासभा में आ जाए, और कुछ आए भी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में विधान निर्मात्री सभा 1791 में स्थापित हुई। क्यों हुई? क्योंकि राष्ट्रीय महासभा सिर्फ संविधान निर्माण करने के लिए स्थापित हुई थी, मगर इस कालखंड में उन्होंने प्रशासन की भागदौड़ भी संभाली। तो उन्होंने एक संविधान निर्माण किया। उस संविधान में कहा गया कि शासन चलाने के लिए विधान निर्मात्री सभा हो, जो जनता से चुनी जाए। तो इसलिए वहां पर राष्ट्रीय महासभा जो है उनका काम खत्म हो गया, उसे बर्खास्त किया गया, और उसके बाद में विधान निर्मात्री सभा का चुनाव हुआ, और वहां पर विधान निर्मात्री सभा का शासन चला। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी कालखंड में एक युद्ध चला था,
ऑस्ट्रिया के साथ, प्रशा के साथ फ्रांस का, और इस युद्ध में मदद करने का काम विरोधी पक्ष को है, शत्रु को सोलावे लुइने की ऐसा कहा जाता है। तो उससे विरोध हुआ, तो एक ऐसा प्रभाव यहाँ पर निर्माण हुआ कि अब राजतंत्र नहीं चाहिए, गणतंत्र चाहिए। तो गणतंत्र का विचार प्रभावी होने लगा। तो ये जो विधान निर्मात्री सभा थी, ये उस संविधान से निर्माण हुई थी जिस संविधान में राजतंत्र का स्वीकार किया गया था, यानी संवैधानिक राजतंत्र जिसमें स्वीकार किया गया था। तो इसलिए विधान निर्मात्री सभा का क्या करना पड़ा, उसे भी बर्खास्त करना पड़ा। तो विधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने खुद ने उस सभा को बर्खास्त कर दिया, और फिर राष्ट्रीय सम्मेलन जो गणतंत्र पर आधारित था, गणतंत्र शासन निर्माण करने के लिए आवश्यक था, उसका निर्माण हुआ 1792 में। तो ये भी, इसका भी महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि गणतंत्र के लिए संविधान बनाना। तो इस कालखंड में उन्होंने संविधान बनाने का काम किया, मगर बीच में आतंक का शासन चला, अनेक सारे समस्याएं, तो तब ये संविधान लागू नहीं हो सका। तो इसलिए इसका कालखंड का जो शासन है वो राष्ट्रीय सम्मेलन ने ही देखा था। तो ये गणतंत्र की स्थापना करने के लिए, गणतंत्र का संविधान बनाने के लिए ये राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1792 से 1795 तक राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यकाल रहा। उसने बाद में 95 में जो राष्ट्रीय सम्मेलन ने संविधान निर्माण किया था, गणतंत्र का संविधान, वो लागू किया गया। उसमें ऐसा उल्लेख था उस संविधान में कि यहाँ पर जो विधिमंडल है वो द्विगृही होगा, यानी 2 सदन उसमें होंगे। उसके बाद में उस सदस्य संख्या भी उसकी जो थी वो भी निश्चित कर दी, और इस द्विगृही मंडल के बाद में एक डायरेक्टरी होगी, जो विधायक चुन के आए हैं उनके माध्यम से एक निर्देशक मंडल या डायरेक्टरी जो है वो शासन चलाएगी, उन्हें कार्यकारी अधिकार दिए जाएंगे। उनकी संख्या 5 थी। तो बाद में फिर डायरेक्टरी का शासन आया 1795 से लेकर 1799 तक, और यहाँ पर जो है इस कालखंड में शांति पतन की ओर गई थी। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट शासक बना, बाद में भी एक संविधान और बनाया गया था जो नेपोलियन शासक बना था। तो ऐसा इसकी एक हिस्ट्री है, आपको पता चले कि क्या क्या कारण थे, क्यों अलग अलग सभाएं, संस्थाएं, सम्मेलन निर्माण किए गए, इसकी आपको जानकारी, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रथम चरण है राष्ट्रीय महासभा 1789 से 1791 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ही हमने देखा है कि आर्थिक परिस्थिति जो थी फ्रेंच की वो बहुत खराब हो चुकी थी, खजाना खाली हो चुका था। तुर्गो, नेकर, कैलान, इन्होंने अलग अलग सुधार के बारे में बताया, मगर किसी ने भी उसका स्वीकार नहीं किया। आखिरी में राजा ने क्या किया, राजा ने जो कुलीन वर्ग था, इस कुलीन वर्ग की एक सभा ली, मगर उस कुलीन वर्ग ने भी उन पर कर लगाने की बात मान्य नहीं की। उन्होंने कहा कि ये बात तो वही तय होगी स्टेट जनरल में। जो स्टेट जनरल एक वैधानिक संस्था थी फ्रांस की, जहाँ पर अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि आते थे, उनके काहिए लेकर, काहिए यानी वेदन जो से बोलते हैं, उसे लेकर लोगों की जो इच्छा आकांक्षा है, जो बदल लोग करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेकर वो आते थे। मगर क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो कुलीन वर्ग था, उन्होंने कहा कि स्टेट जनरल में ही ये बात होगी, विशेष वर्गों पर कर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो अब राजा को तो प्रश्न पड़ा, अब करना क्या है। 1614 से लेकर अब तक यानी 1789 तक कोई भी सभा नहीं हुई थी, 175 साल हुई थी सभा नहीं हुई थी स्टेट जनरल की। तब राजा को यानी स्टेट जनरल की सभा लेनी थी, मगर उसके लिए पहले चुनाव करने थे, चुनाव होंगे, बाद में प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसके बाद में वो सभा होगी। तो राजा ने निर्णय लिया कि अब उसे क्या करना है, अब उसे स्टेट जनरल है उसके चुनाव लेना है। तो उसके लिए उन्होंने चुनाव लिए, और चुनाव होने के बाद में फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, उसके व्यक्ति उसमें चुन कर आए जो अलग अलग सदस्य थे। यहाँ पर हमने उसकी संख्या दी है। प्रथम स्टेट के सदस्य थे 300 सदस्य उसमें चुनकर आए। द्वितीय स्टेट के थे, यानी जिसे हम वर्ग बोलते हैं, 291 सदस्य उसमें चुनकर आए। तृतीय स्टेट के 610 सदस्य इसमें चुनकर आ गए। तो अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है, जब मतदान होता था तो मतदान क्यों कहा होगा, मैंने आपको बताया था कि अगले इसमें मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेट जनरल की सभा क्यों होनी चाहिए, ऐसा कुलीन वर्ग ने क्यों कहा था, क्योंकि वो तो कोई उदार नहीं थे, संख्या तो ज्यादा तृतीय स्टेट की होती थी, मगर फिर भी जो मतदान की पद्धति थी वो उनके पक्ष में थी। ये दोनों ही यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है दोनों ही मिले हुए थे। जब अपने अधिकार की बात आती तो वो एकत्र हो जाते थे, और थर्ड स्टेट जो है वो अलग रह जाती थी। तो मतदान का अधिकार कैसा था, प्रत्येक स्टेट को एक मत, यानी प्रथम स्टेट का एक मत, द्वितीय स्टेट का एक मत और तृतीय स्टेट का एक मत। फिर कितने मत हो गए, 3। अगर मतदान हुआ तो मतदान किसके पक्ष में जाएगा, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनके 2 मत हो गए। थर्ड स्टेट का क्या हुआ, 1 मत।
तो अल्पमत में रह गए। तो वो जो चाहते हैं वो तो नहीं होगा, जो कुलीन वर्ग चाहता है, यानी प्रथम स्टेट चाहती है और द्वितीय स्टेट चाहती है, वही होगा, क्योंकि उनके दो मत है। तो यहाँ पर जब स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई 5 मई 1789 को, तो ये सभा यहाँ पर बुलाई गई। सभा बुलाने के बाद में प्रथम स्टेट के वहां पर सदस्य आए, द्वितीय स्टेट के वहां पर सदस्य आए, तृतीय स्टेट के वहां पर सदस्य आए। उसके बाद में पहले ही फ्रेंच के लोगों ने जो अपने अपने प्रतिनिधि थे उनके पास में काहिए, जिसका मतलब है प्रतिवेदन, दिए थे, जिसमें उन्हें आर्थिक सुधार चाहिए थे, जो राजतंत्र था वो संवैधानिक चाहिए था, उस पर कुछ अंकुश चाहिए था, जो विशेष अधिकार दिए गए थे लोगों को वो निकाल लेने होने थे, अलग अलग आर्थिक सुधारणाएं, राजकीय सुधारणाएं, सामाजिक धार्मिक सुधारणाएं के बारे में उनके कहा गया था। ये जो प्रतिवेदन है वो पहले ही राजा को दिए गए थे कि राजा क्या करे, इसका अभ्यास करे, इसमें क्या दिया गया है उस पर अपना मत दे और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो 5 में ये पहली घटना थी। 5 में 1789 को क्या हुआ, जनरल स्टेट की सभा प्रारंभ हुई। उसमें जो थर्ड स्टेट है उसे अलग बिठाया गया, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट उन्हें अलग बिठाया गया। तो यहाँ पर ये लोग उन लोगों को ऐसा लगता था कि राजा बोलेगा कि जो जनता की समस्या है उसके बारे में, मगर राजा ने ये नहीं बोला, क्योंकि राजा क्या चाहता था कि अपना खजाना किस तरह से भरा जाए। यह सभा भी क्यों ली गई थी, क्योंकि राजा को अपना खजाना भरना था, कर प्राप्त करना था। तो किस माध्यम से कर प्राप्त होगा, तो इस भाषण में राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो जनता की समस्या थी। तो राजा ने सिर्फ अपना ही बोला कि वो किस तरह से उसे आर्थिक लाभ होगा या किस तरह से राज्य का खजाना भरा जाएगा उसके बारे में उसने विवेचन किया, मगर जनता की जो समस्या थी उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोला। तो इसका परिणाम ये हुआ, ये सर्वसामान्य लोगों के प्रतिनिधि को ये लगने लगा कि अब राजा का जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व पर भरोसा हम नहीं कर सकते, ये कुछ सुधार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर एक मांग की, क्योंकि जब मतदान होता तो हमने देखा कि कैसा दोष मतदान पद्धति में था। तो एक मांग की यहाँ के लोगों ने कि जो मतदान पद्धति है वो मतदान पद्धति ऐसी नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य का एक मत जो है वो गृहीत धरना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि 300 मत हुए प्रथम स्टेट के और 291 मत हुए द्वितीय स्टेट के और 610 मत हो गए तृतीय स्टेट के। तो हम देखते हैं कि 591 मत दो कुल मिला के प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के हो गए, और तृतीय स्टेट के जो मत है वो 610 थे। यानी इसका मतलब जो पहले दो स्टेट या वर्ग थे उनसे ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर था, मगर पहली जो मतदान पद्धति थी वो गलत थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसी मांग की कि 3 स्टेट जो है उसे एक इकाई माना जाए, एक संस्था उसको माना जाए, उसके प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार हो और इस तरह से उसकी गणना करना चाहिए। उसके बाद में जो सभी व्यक्ति एक सभा में एक साथ बैठना चाहिए। तो ऐसी मांग की, मगर यहाँ पर जो मांग की थी इस मांग को राजा ने विरोध किया, इस मांग को राजा ने मान्य नहीं किया। कई दिनों तक ये मांग करते रहे सर्वसामान्य वर्ग है, थर्ड स्टेट के लोग, मगर यहाँ पर उमरा वर्ग है, उसके बाद में पादरी वर्ग है, धर्मगुरु वर्ग और राजा है, इन्होंने इसका विरोध किया। तो क्या हुआ कि आखिर में फिर इसका विरोध बढ़ता ही चला गया। फिर उन लोगों को लगने लगा कि ऐसा बदलाव नहीं होगा, तो फिर उन्होंने अपने जो थर्ड स्टेट था जिसमें 610 सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने थर्ड स्टेट के सभी सदस्यों ने अपने थर्ड स्टेट को यानी सर्वसामान्य वर्ग ने अपने को राष्ट्रीय महासभा नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया और उन्होंने नेशनल असेंबली की स्थापना की 17 जून 1789 से, और इससे ही क्रांति की हम बोल सकते कि शुरुआत हो गई। और यहाँ पर ये जो राजा था या राजदरबार था या पादरी वर्ग था उसके पूरा विरोध में था, उन्होंने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अब राजा का महत्व उन्होंने कम कर दिया। तो यहाँ पर इसको राजा का विरोध होने लगा, राजा को ये बात पसंद नहीं आई। जो राष्ट्रीय महासभा के रूप में उन्होंने अपने ही तृतीय स्टेट को मान्यता दी थी, और उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि जो प्रथम स्टेट के सदस्य है, द्वितीय स्टेट के सदस्य है, वो भी इसमें आ जाए, और कुछ लोग गए भी थे जो सुधारणावादी थे। तो हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ, बाद में फिर और ये जो सम्मेलन था, अधिवेशन था, चलता रहा। फिर ये थर्ड जो महासभा बोलेंगे हम उसको, जो महासभा के सदस्य थे राष्ट्रीय महासभा के, वो गए राजा के दरबार में सभा के लिए, अधिवेशन के लिए, मगर वहां पर सैनिकों ने उन्हें आने नहीं दिया, क्योंकि राजा नाराज हो चुका था कि ये जो संस्था ये तो अपने विरोध में, राजतंत्र के विरोध में उन्होंने स्थापित की है, उसे अपनी कोई मान्यता नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने विरोध किया, राजा उन सर्वसामान्य वर्ग के लोगों को, राष्ट्रीय महासभा के लोगों को उसे प्रतिनिधियों के बारे में आने नहीं दिया गया। तो तभी वो लोग पास एक टेनिस कोर्ट था,
जो आयताकृति होता है जहाँ पर खेला जाता है, टेनिस कोर्ट था, वहां पर गए 20 जून 1789 की ये बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है इसकी। ये तो यहाँ पर इन्होंने एक शपथ ली कि जब तक हमारा संविधान निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम अलग नहीं होंगे। यानी संविधान, उन्हें क्या चाहिए था? संविधान चाहिए था। राजतंत्र के विरोधी नहीं थे, मगर राजतंत्र भी कैसा होना चाहिए? संविधानिक राजतंत्र होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र समता होनी चाहिए, सभी लोगों को अधिकार होने चाहिए, इसकी मांग वो कर रहे थे। तो उन्होंने एक संविधान निर्माण करने का काम तब से ही चालू कर दिया। और ये टेनिस कोर्ट की शपथ जो है वो इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक राजतंत्र, संविधानिक राजतंत्र के लिए संविधान निर्माण करने का काम राष्ट्रीय महासभा ने शुरू किया। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये भी राजा के विरोधी था, मगर राजा कुछ नहीं कर सका। राजा के पास में दो ऑप्शन थे। एक तो इन लोगों को, यानी ये जो हो रहा था इसे दबाने के लिए सैन्य का उपयोग करे, गोलियों का उपयोग करे, और या तो इसे मान ले। तो ये अब सैन्य का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि जो कर था, जो खजीना था, जो कर था, इन्हीं लोगों से लेना था। तो आखिर में राजा ने इन लोगों की बात मान ली। संयुक्त जो महासभा है, राष्ट्रीय महासभा को भी मान्यता दी दी, और तीन वर्गों की संयुक्त सभा होगी इसे भी मान लिया गया। और जो मतदान पद्धति, जो राष्ट्रीय महासभा चाहते थे कि एक इकाई मानी जाए और सब प्रतिनिधियों को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इसे भी मान लिया गया 27 जून 1789 को। तो उसके बाद में घटनाक्रम और आगे जाता है। मनुष्य एवं नागरिकों को अधिकारों की घोषणा। हम देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण है। मानव के इतिहास में स्वतंत्र, समता और बंधुता का जो अधिकार था, स्वतंत्रता का जो अधिकार था, समता का जो अधिकार था, जीवन जीने का, संपत्ति का अधिकार जो था, या आर्थिक अधिकार जो था, ये सब अधिकार इसमें मान्य किए गए थे। उसे मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र उसे कहा जाता है, जिसकी घोषणा 27 अगस्त 1789 को की गई थी। जो मनुष्य के इतिहास में, मानव इतिहास के गुलामगिरी जो थी, राजतंत्र की अलग अलग वर्ग की, वो गुलामगिरी नष्ट करके एक समानता निर्माण करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया, जो राष्ट्रीय महासभा का महत्वपूर्ण काम था। तो इसमें क्या कहा गया ये हम देखेंगे। राष्ट्रीय महासभा द्वारा जारी प्रपत्र मनुष्य एवं नागरिकों अधिकारों की घोषणा के अनुसार सभी मनुष्य अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान रूप से जन्म में है और वो रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि मनुष्य का जब जन्म हुआ तभी से ही वो समान रूप से जन्म में है और स्वतंत्र है, और इसी माध्यम से वो एक साथ रहे हैं। यानी ये अधिकार सभी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार है, उन्हें वो बाहर से कोई दे नहीं सकता, उनके वो जन्मजात अधिकार है, उनका उपयोग वो कर सकते हैं। ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद में और संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। यानी राष्ट्र यानी इसका मतलब क्या है? राष्ट्र यानी इसका मतलब राजा नहीं है। राष्ट्र यानी इसका मतलब वो जनता है जो राष्ट्र में उस भू प्रदेश में रहती है, जिनकी कोई संस्कृति उसमें रहती है। तो उस जनता के पास सभी अधिकार है। संप्रभुता का स्रोत यानी सत्ता का स्रोत किसके पास में है? जनता के पास में है, राष्ट्र के पास में है, राजा के पास में नहीं है। ठीक है, ये बात उसमें कही गई। उसके बाद में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचारों का विरोध। यानी स्वतंत्रता का अधिकार, पहले हम देखते कि व्यक्तिगत संपत्ति यानी समानता नहीं थी, संपत्ति की भी विषमता थी वहां पर। तो व्यक्तिगत संपत्ति कोई भी रख सकता है, मगर समानता के अनुसार, है ना। उसके बाद में सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करने का सबको अधिकार है। वहां पर हम देखते थे कि अगर कोई पादरी, अगर कोई उमराव सामान्य लोगों पर अन्याय अत्याचार करता, उसका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो विशेष अधिकार माने जाते थे उनके। उसके बाद में अत्याचार अगर कोई संस्था करती है, राज्य संस्था करती है, उसका विरोध करने का अधिकार जनता को, ये सबसे बड़ी बात थी। पहले ऐसा नहीं कहा गया था। अत्याचारों का राजा जो कहेगा, राजतंत्र जो कहेगा वही माना जाएगा, वही सत्य है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। मगर हम देखते हैं कि पहले जो समाज सुधारक थे उन्होंने उसे अमान्य कर दिया। तो यहाँ पर भी जनता के जो है वो अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन कर सकती है, संघर्ष कर सकती है। उसके बाद में मनुष्य के बेशकीमती अधिकारों में से एक है विधि या कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है। यानी विधि या कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है। जो कानून बनता है वो कानून ईश्वर नहीं बनाता, राजा नहीं बना सकता, वो जनता की इच्छा है। जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो कानून अच्छा होगा वो किसकी मान्यता चाहिए? उसे चाहिए जनता की मान्यता, क्योंकि कानून का भी स्रोत कौन है? यानी इच्छा किसके है? वो कानून अभिव्यक्त किससे होता है? जनता से अभिव्यक्त होता है। और सभी नागरिकों को विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। जो अधिकार हमने देखा
कि 30 स्टेट को नहीं मिलता था, वहाँ के सर्वसामान्य लोगों को नहीं मिलता था कानून बनाने का अधिकार, मगर यहाँ पर सभी व्यक्तियों को क्या है, कानून बनाने का अधिकार, उसमें भाग लेने का अधिकार क्या है कि वो कल्याणकारी हो, सभी जनता के लिए समान हो। उसके बाद में उन्हें देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने का भी अधिकार है। हम देखते हैं कि इससे पहले वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार लोगों को नहीं था, वो राजा ही नियंत्रित करता था, मगर यहाँ पर यह बताया गया कि वित्तीय व्यवस्था भी कौन नियंत्रित कर सकता है, जनता ही नियंत्रित कर सकती है। फिजूल खर्चा किया जाता था, जनता से कर लिया जाता था, मगर वहां पर जनता का कुछ भी नियंत्रण नहीं था। तो ये भी एक बड़ी बात इसमें थी। हम देखते हैं कि उसमें बाद में जनता, राजा को भी वेतन दिया जाने लगा। पहले ऐसा नहीं था, राजा कितना भी खर्चा कर सकता था। उसके बाद में उन्हें देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने का भी अधिकार है। राज्य के सभी अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, यह भी बड़ी बात थी। इन्हें जो अधिकारी थे पहले किसके प्रति उत्तरदायी थे, राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इन्हें राजा के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें रखनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब जनता के प्रति, क्योंकि ये भी जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के सेवक है। पहले ऐसा नहीं होता था, जो अधिकारी थे अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी माने जाते थे, वो जनता के हित का काम नहीं करते थे, जनता के लिए काम नहीं करते थे, राजा के लिए हम काम करते थे। अब जनता के लिए काम करना होगा। तो उसके बाद में धार्मिक मामलों में सहिष्णुता का ध्यान रखा जाएगा, इन्हें धर्मनिरपेक्षता, राज्य कोई भी हो या धर्म कोई भी हो तो उसे मान्यता दी जाएगी, उसमें हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। इन्हें धर्म सहिष्णुता शासक वहां पर होनी चाहिए। तो ये घोषणा पत्र जो था, जो पुरातन व्यवस्था थी, चली आ रही थी हजारों अनेक सालों से, तो उस पुरानी व्यवस्था का मृत्यु पत्र का प्रमाण पत्र था, क्योंकि ये पूरी जो राज्य व्यवस्था थी, राज्य नियंत्रण था, उसके विरोधी थी, उससे नष्ट करने वाली थी, इसलिए उसे मृत्यु पत्र उसका कहा गया है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में इस घोषणा की शक्ति नेपोलियन की सभी सेनाओं से अधिक थी। इन्हें नेपोलियन ने जो कुछ भी संघर्ष किया, जो प्रभाव, जो शक्तिशाली सेना उसकी थी, उससे भी शक्ति इस घोषणा पत्र की थी। तो हम समझ सकते हैं कि इसका इतिहास में क्या महत्व है। बाद में जो संविधान बने अलग अलग देश के, अलग अलग राष्ट्रों के, इस उसमें भी इसका आधार लिया गया। तो ये जो है ये घोषणा पत्र, ये महत्वपूर्ण था। इसका भी आधार था, जैसे कि अमेरिकन राज्य क्रांति का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र होगा, उसके बाद में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है 1215 का, और रूस की विचार प्रणाली है, उसका प्रभाव इस पर था। उसके बाद में अब क्या हुआ, अब राजतंत्र इसका विरोध होने लगा, यानी राजा के विशेष अधिकारों का विरोध होने लगा, संविधान चाहिए था। तो उसके बाद में संघर्ष बढ़ता चला गया। एक बात यहाँ पर निर्माण हुई कि राजा पेरिस में अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है। क्यों इकट्ठा कर रहा है कि वो जो राष्ट्रीय महासभा है, थर्ड स्टेट है, उनके विरुद्ध वो का उपयोग करना चाहता है। तो ये जो बात थी, ये बात आ गई पेरिस में। पेरिस को जनता को पता चला कि राजा ऐसा ऐसा कर रहा है, वो सर्वसामान्य लोगों के, सैनिकों के माध्यम से जो क्रांति हो रही है उसे दबा देने का काम करेगा। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो हाथ में आएगा, जो शस्त्र हाथ में आएगी, उसका उपयोग करके क्रांति करना शुरू कर दिया। तो फिर हुआ बैस्टिल का पतन। ये जो बैस्टिल का दुर्ग था, ये पेरिस में था, और ये बुर्बोन वंश के राजाओं के अत्याचार अन्याय का प्रतीक बन चुका था। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका अन्याय का विरोध किया, उन्हें यहाँ पर डाला गया था, जिसमें वाल्टियर भी था। तो एक अन्याय का प्रतीक ये जो दुर्ग था वो बन गया था। तो लोगों ने क्या किया कि वहां पर हमला कर दिया, वहां के अधिकारियों को मार दिया, वहां पर जो कुछ शस्त्र थे वो अपने हाथ में ले लिए और क्रांति करना शुरू कर दिया पेरिस में। ये घटना थी 14 जुलाई 1789 की, यानी ये महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की। तो आज भी 14 जुलाई 1789 को जो है एक राष्ट्र दिन के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है, यानी बैस्टिल दुर्ग का पतन। उसके बाद में अगस्त की सामाजिक क्रांति, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, और 4 अगस्त 1789 को ये घटित हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय महासभा ने 30 प्रस्ताव पारित किए थे। उस प्रस्ताव में जो कुछ भी हमने पहले देखा, विशेष अधिकार किसी को थे, किसी को कर लेने का विशेष अधिकार था, सामान्य लोगों को भी अधिकार नहीं था। तो सामंतवाद जो था, जो कई लोगों के पास विशेष अधिकार होते थे, खेती होती, तो सामंतवाद इससे नष्ट कर दिया। उसके बाद में दास प्रथा की समाप्ति, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, निगरों को गुलाम बनाया जाता था, एक दास का व्यापार किया जाता था। तो जो गुलाम प्रथा थी, दास प्रथा थी, वो दास प्रथा बंद करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा गया। और विशेष अधिकारों की समाप्ति, जो राजा को विशेष अधिकार थे, उमरा वर्गों को विशेष अधिकार थे, उसकी समाप्ति की गई, जो अधिकार हमने इससे पहले देखे। तो एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक सामाजिक परिवर्तन इसमें आने वाला था, सामाजिक बदलाव इससे होने वाला था। उसके बाद में पेरिस शाही नियंत्रण से मुक्त, जो पेरिस था, वो पेरिस जो राजसत्ता थी, शाही नियंत्रण, यानी जो
राज सत्ता थी, बुर्बन वंश की सत्ता थी, उस सत्ता से वो परे हो गया, मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक पेरिस में एक स्थानिक सरकार निर्माण की, जिसे कम्यून कहा गया, कम्यून कहा गया, जो स्वतंत्र था, मुक्त था। पेरिस जो राजा था, राजा से या बुर्बन वंश की सत्ता से वो मुक्त था। उन्होंने एक अपनी सैनिक टुकड़ी भी बनाई, सेना भी बनाई, जिसे नेशनल गार्ड कहा जाता है, ना राष्ट्रीय सुरक्षा जिसे कहा गया, उसका भी गठन किया, एक सेना, एक सरकार का भी गठन किया गया। जैसे हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो भारत के एक महत्वपूर्ण नायक थे, उन्होंने भी ऐसा ही नहीं तो जो बुर्बन वंश का झंडा था उसे भी अमान्य किया और अपना एक नया झंडा निर्माण किया, जिसे तिरंगा कहा गया, जिसके लाल, सफेद और नीला रंग था। मगर वो सबसे बड़ी बात, इतना होने के बाद में भी जो राजा के विरोध में हो रहा था, अब राजा ऐसी कंडीशन में आ गया तो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए राजा की स्वीकृति भी उसे प्राप्त हुई, ने राजा के हस्ताक्षर, ने राजा ने उसे मान्यता दे दी। जो स्वतंत्र सरकार, ने स्वतंत्र एक कानून वहां पर निर्माण किया गया था, स्थानिक सरकार निर्माण की गई थी, उसे राजा की भी मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद में जो विशेष अधिकार वाला वर्ग था, विषय वर्ग है, सामंत वर्ग है, उनका विरोध होने लगा, उनकी संपत्ति लूटे जाने लगी, उनकी जो खेती है, उनके जो महल है, उन पर हमले होने लगे। उसके बाद में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया, सिर्फ पेरिस में नहीं तो पेरिस के बाहर भी जो कम्यून सरकार है, स्थानिक सरकार है, स्वतंत्र सरकार है, उसकी स्थापना होने लगी। यानी अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा के अधिकार थे, वो राजा के अधिकार धीरे धीरे कम हुए, उसका प्रभाव कम होता चला गया। जनता स्वतंत्र होना चाहती थी इस बंधन से। उसके बाद में और एक घटना घटित हुई। ऐसा होने के बाद में भी जो वर्साई का महल था, वर्साई के महल में शान शौकत चालू ही थी, वहां पर कई सारे पार्टियां भी होती थी, खर्चा भी किया जाता था। इसके साथ जो बदलाव हुआ था, जो रानी मेरी अंताएनेत थी, रानी मेरी अंताएनेत ने बदलाव स्वीकार नहीं किया और जो तिरंगा निर्माण किया था स्थानिक सरकार ने, कम्यून सरकार ने, उस तिरंगे को पैरों तले उसने क्या किया था, कुचल दिया था। तो ये बात पता चली पेरिस के लोगों को, वहां के लोगों को, तो उन्होंने अब हमला करने का सोच लिया वर्साई के महल पर। तो महिलाएं भी पीछे नहीं थी, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में, इस क्रांति में भाग लिया। तो उन्होंने 5 अगस्त 1789 को महिलाएं कहाँ पर गई, वर्साई के महल पर गई, पैदल चली हुई गई और उनके साथ में जो गार्डन थे ने, जो सेना थी, एक जो कम्यून सरकार की सेना थी, वो सेना में भी थी उनकी सुरक्षा के लिए, और सब वहां पर गए, वहां पर हमला कर दिया वर्साई के महल पर। जो राज परिवार के लोग थे, राजा रानी, उनके बच्चे और कई सारे लोगों ने कैद कर दिया, और कैद करने के बाद में उन्हें लाया गया पेरिस में। तो अब जो राज परिवार थे पेरिस में लाया गया, उसके बाद में कभी भी वर्साई के महल में रिटर्न नहीं जा सका, वापस नहीं जा सका। एक महत्वपूर्ण घटना थी कि अब जो राजकारण का केंद्र था, शासन का केंद्र था, वो पेरिस बन चुका था। उसके बाद में और एक महत्वपूर्ण कारण काम है वित्तीय संकट का समाधान। इस कालखंड में हम देखते हैं कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, अनेक समस्याएं निर्माण हो चुकी थी, कोई सुधार वो लोग नहीं करना चाहते थे, जो राजतंत्र के लोग थे। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो कुलीन थे, जो उमरा वर्ग है, धर्मगुरु वर्ग है, उनके पास में जो ज्यादा जमीन थी, वो जमीन ले ली और उसे सामान्य लोगों में बांटने का प्रयास यहाँ पर किया गया। उसके बाद में कागजी मुद्रा निर्माण की, क्योंकि आर्थिक समस्या यहाँ पर निर्माण की थी, महंगाई बढ़ चुकी थी, तो चलन अवस्था में उन्होंने क्या किया, बदलाव किया, जिसे आसिया कहा जाता है। तो आर्थिक समाधान करने का भी प्रयास महासभा ने यहाँ पर किया। ये भी घटना महत्व, क्योंकि लोगों को आर्थिक बदल, आर्थिक सुधार भी चाहिए थे। उसके बाद में और एक कानून बनाया गया, पादरी तंत्र का नागरिक संविधान। 12 जुलाई 1790 को जो धर्मगुरु थे, पादरी थे, वो उनके लिए कानून बनाया गया था। हम पहले देखते थे कि जो धर्मगुरु पादरी होते थे, वह जो पोप होता था, जो वेटिकन सिटी में रहता था, पोप के द्वारा उनका चुनाव होता था। मगर अब इसमें बदलाव किया गया, अब उनका चुनाव कौन करेगा, जनता करेगी, और कोई भी बिशप हो सकता है, कोई भी पादरी हो सकता है, यानी किसी के विशेष अधिकार वह नहीं रहे थे। जैसे हम देखते हैं कि भारत में विशेष अधिकार थे, ब्राह्मण वर्गों को, क्षत्रियों को क्षत्रिय राजा हो सकते थे, ब्राह्मण वर्ग धर्म और पढ़ाने का काम कर सकते थे, बाकी और नहीं। कई वर्षों से भारत में चला आ रहा था। जो वित्तीय संकट है उसका भी उन्होंने समाधान कर लिया, और पादरी के जो अधिकार थे वो भी कम उन्होंने किए, जिसमें अब वेतन जो था, पहले वेतन उन्हें कर लेने का अधिकार था, जनता से खर्च करने का अधिकार था, मगर ऐसा नहीं रहा। अब वो सरकार के एक तरह से सेवक बन गए, सरकार के कर्मचारी बन गए, और सरकार द्वारा उन्हें वेतन दिया जाएगा, वो तय करेगा सरकार कि उन्हें वेतन कितना देना है। उसके बाद में जो वेटिकन सिटी का पोप था, उसके साथ भी उनके संबंध नाम मात्र रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, पहले जो उनकी निष्ठा थी वो चर्च के प्रति होती थी,
अब उनकी जो निष्ठा है, उन्होंने एक शपथ लेनी पड़ती थी, उन्हें कि संविधान के प्रति उनकी निष्ठा, ऐसी शपथ उन्हें लेनी पड़ती। तो इतना बड़ा बदलाव जो है इस पादरी तंत्र का नागरिक संविधान से उसमें लाया गया। उसके बाद में संविधान का निर्माण, तो ये एक सबसे हमने देखा कि राष्ट्रीय महासभा जो है उसीलिए स्थापित हुई थी, उन्हें क्या करना था, जो राजतंत्र है वो संविधानिक करता था, संविधान उन्हें निर्माण करता था जिनमें स्वतंत्र, समता, बंधुता ये तत्व हो गए। तो यहाँ पर एक संविधान निर्माण का काम पूरा हो गया 14 सितंबर 1791 को। तो यूरोप का ये पहला संविधान था जो राजतंत्र के लिए संविधान बनाया गया था, जो समता, स्वतंत्र, बंधुता पर आधारित था। ये पहला संविधान था, इससे पहले अमेरिका में बनाया गया था। तो इस संविधान ने क्या किया कि राजा को शक्ति को सीमित कर दिया, राजतंत्र खत्म नहीं किया, राजतंत्र तो था मगर उसकी जो शक्तियां थी अब वो सीमित हो गई, उसके पास में पूरे अधिकार नहीं रहे। उसके बाद में वो संवैधानिक शासक बनाने जो संविधान में कहा गया है उसी के ही अनुसार उसे अब शासन करना होता, तो अपनी मनमानी नहीं चला सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि इससे पहले राजा अपने हिसाब से खर्च कर सकता था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, मगर अब राजा को भी वेतन मिलने लगा। हम देखते हैं कि अब कई लोकशाही शासन व्यवस्था में पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उनका वेतन निश्चित किया जाता है, जो कायदे मंडल होता है वो निश्चित करता है। तो उसी तरह से वहां पर भी राजा का जो वेतन है वो निश्चित किया गया। अब प्रभु सत्ता यानी अंतिम सत्ता किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में नहीं थी। पहले राजतंत्र जो था निरंकुश, वो राजा के हाथ में अंतिम सत्ता होती थी, राजा निर्णय ले सकता था क्या लेना है। तो अब अंतिम सत्ता जनता के हाथ में थी और जनता निर्णय ले सकेगी क्या करना है, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो ये निर्णय जनता ले सकती थी। और इस पर ये जो मृत्यु पत्र था राजतंत्र का, एक तरह से जो राजतंत्र तब चालू था मगर फिर भी आगे जाकर राजतंत्र खत्म हुआ, तो उस पर भी हस्ताक्षर 16वें लुई को करने पड़े, बुर्बन वंश के शासक 16वें लुई को, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति वहां पर हुई थी, उसे वो दबा नहीं सकता था, एक बड़ा परिवर्तन आया था। तो अब हम देखेंगे जो राष्ट्रीय महासभा है उसने अलग अलग काम किए, अलग अलग कार्य किया। जो महत्वपूर्ण कार्य था फ्रेंच राज्य क्रांति का, उसमें अब द्वितीय चरण शुरू होता है, विधान निर्मात्री सभा तथा राष्ट्रीय सम्मेलन। तो हम देखते हैं कि मैंने पहले ही बताया विधान निर्मात्री सभा क्यों स्थापित की गई थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय महासभा थी वो राष्ट्रीय महासभा संविधान निर्माण करने के लिए स्थापित की थी। उन्होंने अलग अलग संविधान, अलग अलग बातें उस संविधान में निर्माण की रखी, उसके हिसाब से वो शासन उस कालखंड में चलाया गया। अब उसमें कहा गया, उस संविधान में जो संविधान बना 1791 में, उसमें कहा गया कि एक विधान निर्मात्री सभा होगी, यानी कायदे मंडल होगा, एक कायदे मंडल होगा जो कानून बनाएगा। तो फिर 1791 में विधान निर्मात्री सभा 1 अक्टूबर 1791 में विधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। उसके बाद उनका चुनाव हुआ, उसकी पहली बैठक हुई और उसमें 775 सभासद थे। मगर क्या हुआ कि अब इसमें जो राष्ट्रीय महासभा थी, उन्होंने वहां के सदस्य जो थे उन्होंने एक बात कही थी कि हम जो विधान निर्मात्री सभा है उसमें नहीं रहेंगे। तो इसके कारण कुछ अनुभवहीन सदस्य जो थे वो विधान निर्मात्री सभा में आ गए। मगर इसके कालखंड में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जैसे हम देखते हैं राष्ट्रीय सभा हम बाद में देखेंगे। राजनीतिक क्लब, इस कालखंड में एक अलग ट्रेंड वहां पर आ गया था, प्रभाव फ्रेंच में आ गया था कि एक राजनीतिक क्लब बनाना वहां पर शुरू किया था लोगों ने। राजकीय जागरूकता उसके माध्यम से होने लगी थी, चर्चा उसके माध्यम से होने लगी थी। उसमें सुधारनावादी क्लब भी थे, जैसे कॉर्डेलिया क्लब, जैकोबिन क्लब तथा जिरोंदिस्ट क्लब। तो ये अलग अलग क्लब इसमें थे, जिसमें जैकोबिन क्लब का महत्वपूर्ण योगदान रहा इस क्रांति में। जो कॉर्डेलिया क्लब था यानी राजकीय जागृति, राजकीय संगठन उसे बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं, सुधारनावादी राजनीतिक संघ उसे हम बोल सकते हैं। तो उसमें कार्डेली क्लब था जिसका प्रमुख सदस्य थे दांतो, हेरबर्ट तथा कामिये देमुले, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये पेरिस में लोकप्रिय थे, पेरिस के मजदूर वर्ग जो था, जो क्रांति घटित वहां पर की थी, उस मजदूरों का ही महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसमें लोकप्रिय थे। उनका कहना था कि गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पहले अभी क्या थी, अभी राजतंत्र ही चल रहा है, मगर वो कैसा निरंकुश नहीं हो, उस पर अंकुश है संविधान का, है ना, जनता ने बनाया हुआ संविधान का। तो वो गणतंत्र के लिए कटिबद्ध थे। दूसरा क्लब था जैकोबिन क्लब, ये महत्वपूर्ण क्लब था जिसके सदस्य थे रॉबेस्पियर, कार्नो, सेंट जेस्ट, ये लोकप्रिय क्लब था, ये भी गणतंत्रवादी था। हमें पता है टीपू सुल्तान जो भारत के एक सुल्तान थे मैसूर के, उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना अपने यहाँ पर की थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों से, चंगुल से छूटने के लिए। तो ये जैकोबिन क्लब महत्वपूर्ण क्लब था। उसके बाद में जिरोंदिस्ट क्लब,
प्रमुख नेता बिस्रो, वर्निया, कंडोरसे तथा मदाम रोला ये भी गणतंत्रवादी थे। अब जो बदलाव हो रहा था यहाँ पर, अब राजतंत्र की जगह पर क्या आना चाहिए, गणतंत्र आना चाहिए। इस तरह का प्रभाव, इस तरह के विचार लोगों के मन में आने लगे थे। एक फैया क्लब भी था जो संविधानवादी था। इन क्लब के जो सदस्य थे वो विधान निर्मात्री सभा में भी थे और बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन में भी थे। इसलिए विधान निर्मात्री सभा बाद में नष्ट की गई, जो आगे हम देखेंगे। तो इस कालखंड में क्या हुआ, एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, फ्रांस का ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ युद्ध। तो हमें पता चलेगा कि राजा को क्यों मारा गया, फिर ये राजतंत्र क्यों खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि युद्ध चल रहा था, जो बदलाव हो रहे थे फ्रांस में, एक स्वतंत्र समता और राजतंत्र के जो अधिकार कम किए जा रहे थे, वो फ्रांस में नहीं, फ्रांस के राजा को ही नहीं, तो जहां जहां राजतंत्र था यूरोप में, उन सभी राष्ट्रों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गठबंधन बनाने का प्रयास किया और कई कट कारस्तान जो है फ्रांस के खिलाफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे तंग आकर ऑस्ट्रिया ने फिर क्या किया, फ्रांस ने फिर क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया जो यूरोप में ही है उसके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। यहाँ पर गलत तारीख लिखी गई है, 1792 में। तो उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया और इस युद्ध में फ्रांस का कई स्थलों पर पराभव हुआ, फ्रांस का विजय नहीं हुआ ज्यादा स्थलों पर। तो इसके पीछे क्या कारण था, तो उन्हें पता चला कि जो गुप्त बातें हैं यहाँ की, वो गुप्त बातें राजा के माध्यम से शत्रु को, दुश्मनों को पहुंचाई जा रही है, इस कारण हमारा पराभव होने लगा है। और अब राजा के संदर्भ में वहां के जनता के मन में शंका आने लगी। और एक बात यहाँ पर घटित हुई, ऑस्ट्रिया और प्रशियन सेना का जो संयुक्त कमांडर था बुन्सविक, उसने ऐसी घोषणा कर दी थी 25 जुलाई 1792 को, यदि फ्रांस के राजा, रानी या राज परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ होता तो पेरिस को जला दिया जाएगा। और इस घोषणा के बाद में वहां के जनता का ये पूरा मत बन गया, ये निश्चित हो गया कि जो शासक है 16वां लुई है, वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है और दुश्मनों से मिला हुआ है। तो अब एक विचार आने लगा कि अब क्या करना चाहिए, राजतंत्र को ही समाप्त करना चाहिए। तो 10 अगस्त फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो 16वां लुई है, जो यहाँ पर ट्यूलरी महल में वो रहता था पेरिस में, वहां पर हमला कर दिया। तो उसे फिर भागना पड़ा और वो भागकर आया विधान निर्मात्री सभा जो है उन सदस्यों के पास, और उनके शरण में वो आ गया। तो एक तरह से अब राजसत्ता जो है, राजतंत्र जो है, किसके शरण में आया, वो विधान निर्मात्री सभा यानी जनता के शरण में आ चुका था। अब यहाँ पर जैकोबिन क्लब तथा जुरोंदिस्ट क्लब थे, इन्होंने ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया कि राजा को पदच्युत करना चाहिए और राजतंत्र खत्म कर देना चाहिए, और वो प्रस्ताव पारित हो गया और इसके आधार पर ही जो है राजतंत्र यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तब राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। तो जो पहला संविधान था 1791 में जो निर्माण हुआ था, वो संवैधानिक राजतंत्र के लिए निर्माण हुआ था। तो अब नए संविधान की भी आवश्यकता पड़ी। उसके साथ साथ जो विधान निर्मात्री सभा थी वो उसी संवैधानिक राजतंत्र के संविधान के आधार पर निर्माण हुई थी, तो उसे भी बर्खास्त करने की आवश्यकता पड़ी। तो फिर जो विधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे उन्होंने खुद होकर विधान निर्मात्री सभा को बर्खास्त कर दिया और बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थापना की घोषणा कर दी, और उसके लिए चुनाव थे वो भी चुनाव किए गए। और राष्ट्रीय सम्मेलन का महत्वपूर्ण काम था एक गणतंत्र के लिए संविधान निर्माण करना। और एक महत्वपूर्ण बात थी इसमें, ऐसा भी कहा गया था कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव होंगे उसमें जो सभी व्यक्ति है, सभी नागरिक है फ्रांस के, उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाएगा। तब हम देखते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। जो राष्ट्रीय सम्मेलन 20 सितंबर 1792 में स्थापित हुआ था और 26 अक्टूबर 1795 में चला था, यानी जब तक वो डायरेक्टरी का शासन नहीं आया तब तक। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन क्रांतिमय फ्रांस की तीसरी सभा थी। इससे पहले भी हमने देखा कि अलग अलग सभा स्थापित हुए थे जो 3 वर्षों तक अस्तित्व में रही। तो राष्ट्रीय सम्मेलन का चुनाव हुआ, उसके बाद में अलग अलग जो प्रतिनिधि वो चुन के आए। इसमें इसका मुख्य दायित्व क्या था कि फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान का निर्माण करना, इसके उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन निर्माण किया गया था। तो इस कालखंड में उन्होंने उसका प्रशासन भी देखा, क्योंकि इससे पहले ही हम देखते हैं कि विधान निर्मात्री सभा को भंग कर दिया गया था। तो इसमें अलग अलग प्रतिनिधि थे। जुरोंदिस्तो दल के 200 थे, जैकोबिन दल के 100 थे, और उसके बाद में एक सपाट नाम का दल था, उसके भी कुछ प्रतिनिधि उसमें थे। तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने चुनाव होने के बाद में उनका जो पहला अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में उन्हें एक
प्रस्ताव पारित किया, उसे मान्यता दी थी कि फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की जाती है। फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की जाती है 20 सितंबर 1792 को। ये ऐसी घोषणा कर दी पहले ही अधिवेशन में, और दूसरे बाद में यानी 22 सितंबर को 1992 को उन्होंने फ्रांस में गणतंत्र के प्रथम वर्ष का प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की शुरुआत की गई। तो इस कालखंड में जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसमें विदेशों के साथ युद्ध में विजय, यानी जो अलग अलग संघर्ष हुए, क्योंकि हमने देखा कि इस क्रांति का जो जहाँ जहाँ राजतंत्र थे उन सभी लोगों ने उसका विरोध किया, गठबंधन किए, फ्रांस के विरुद्ध उन्होंने लड़े, या कि जो राज्य क्रांति हो रही थी उसे दबाने का काम उसने किया, मगर वो उसमें सफल नहीं हुए। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन का काम भी उसने किया था। तो अब क्या हुआ कि अब हमने देखा ये जो राजा था 16 वाले, वो शत्रुओं के साथ मिला हुआ है, ऐसा निश्चित हो गया। यहाँ पर एक क्रांतिकारी न्यायालय भी स्थापित किया गया था। वहां पर राजा पर खटला चला गया, और खटला चलाने के बाद में राजा को दोषी पाया गया कि उसने क्या किया है, देश के साथ राजद्रोह किया है, गद्दारी की है। तो राजा को सजा दी गई मौत की, उसे मृत्यु दंड दिया गया। और एक गिलोटिन नाम का जो आप देखते हैं, ये गिलोटिन है, ये गिलोटिन जिसे हम वध स्तंभ बोल सकते हैं। यहाँ पर लोगों को मारा जाता था, लोगों को दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। तो राजा पर जो राजद्रोह का खटला है वो निश्चित हो गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया 16वां लुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा किस तरह से था, किस तरह से आंदोलन हुआ, महिलाओं ने कैसे खींच लाया और बाद में मृत्यु तक कैसे पहुंच गया, यानी गिलोटिन पर कैसे चढ़ गया। हम देखते हैं कि राजा को यहाँ पर गिलोटिन पर चढ़ाया गया। इस तरह से जो गर्दन होती है उसे काट दिया जाता था और उससे उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ये गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने एक यंत्र बनाया था मृत्यु दंड देने के लिए, जिसे गिलोटिन कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि उससे जिसने यंत्र बनाया था उसे भी इसी पर ही चढ़ाया गया था। तो इस तरह से जो राज परिवार है, बाद में राज परिवार के लोगों को भी दंड दिया गया, गिलोटिन पर उन्हें भी चढ़ाया गया। 21 जनवरी 1793 में यहाँ पर लुई था, फ्रेंच राज्य क्रांति के कालखंड में शासक था, उसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया। तो इस घटना का ऐसा प्रभाव रहा, पहले तो राजतंत्र के अधिकार कम किए हुए थे, बाद में राजतंत्र ही खत्म कर दिया, और उसके बाद में जो राज परिवार का व्यक्ति था, राजा था, राजा को ही सूली पर यहाँ पर गिलोटिन पर चढ़ाया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो यूरोप के राष्ट्र थे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन होगा, स्पेन है, हॉलैंड है, पुर्तगाल है, नेपल्स, ऑस्ट्रिया और प्रशिया है, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और अपना एक गठबंधन बनाया कि क्या करना चाहिए, फ्रेंच में ये जो गणतंत्र राज्य है उसे नष्ट करना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, युद्ध करना, बाद में युद्ध फ्रेंच के साथ करना शुरू कर दिया। तो कई सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि अब ये हम देखते हैं कि एक समस्या जो थी, गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया, जो स्थापित करने के लिए जिरोंदिस्ट जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो एकत्र आए थे, मगर बाद में उनका उद्देश्य खत्म हुआ। बाद में वो सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करने लगे, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, जैकोबिन भी और जिरोंदिस्ट भी, तो एक दूसरे को पराभूत करने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पर जो है इस संघर्ष में जैकोबिन क्लब जो था ये सफल रहा, वो यहाँ पर उसने अपने हाथ में सत्ता लेने का प्रयास किया, उसके हाथ में सत्ता आ गई। जो जिरोंदिस्ट थे उनका पतन यहाँ पर हो गया, उनके अधिकार कम हो गए, उन्हें परास्त किया गया और जैकोबिनों का वर्चस्व निर्माण हुआ। उसके बाद में नागरिक सुरक्षा समिति, अब जैकोबिन का वर्चस्व था, जो वैसा चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा वो कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से नागरिक सुरक्षा समिति निर्माण की गई। राष्ट्रीय सम्मेलन को मान्यता थी, वो समिति निर्माण की गई 1793 में, जिसमें प्रारंभ में 9 सदस्य थे और बाद में 12 सदस्य थे। इस समिति के प्रमुख सदस्य थे, इन्हें सब अधिकार दिए गए, राज्य चलाने के, शासन चलाने के कार्यकारी अधिकार सब इनके पास में दिए गए। इस नागरिक सुरक्षा समिति के पास में कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, तो उसमें प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर, दांतो, कार्नो, सेंट जस्ट। इस समिति ने सारे प्रशासन के अधिकार अपने हाथ में ले लिए और हम देखते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हुई और उसके बाद में अधिनायकवाद, यानी एक तरह से हुकुमशाही भी यहाँ पर शुरू हुई गणतंत्र के पर्दे के पीछे। तो ये बदलाव यहाँ पर आया था। उसके बाद में आतंक का शासन शुरू होता है, द रीजन ऑफ टेरर। तो यहाँ पर 1793 से लेकर 1794 तक आतंक का शासन है। इस कालखंड में जो
जैकोबिनों के विरुद्ध थे, जैकोबिन क्लब के विरुद्ध थे, जो गणतंत्र के विरुद्ध थे और राज्यनिष्ठ थे, ऐसे लोगों को शंका आने पर ही उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाया गया, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनके लिए एक सामान्य सुरक्षा समिति की उन पर खटला चलाने के लिए एक क्रांतिकारी न्यायालय भी यहाँ पर चलाया गया था और इसके आधार पर कई लोगों को मृत्युदंड यहाँ पर दिया गया था, जिसमें गिलोटिन पर चढ़ने वाले रानी मेरी एंटोइनेट, मैडम रोला, मैडम ड्यूबेरी, दातो जो रोबेस्पियर के साथ में था, उसे भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया। उसके साथ साथ 16,500 लोग यानी 16,500 लोग यहाँ पर गिलोटिन पर चढ़ाए गए, यानी इसे आतंक का युग कहा जाता है। कई लोगों को कई रक्तपात यहाँ पर किया गया। तो ये रोबेस्पियर जो था, रोबेस्पियर के कालखंड में ये रक्तपात ज्यादातर हुआ। बाद में रोबेस्पियर एक खुद शासक बन चुका था, पूरी सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली थी और एक हुकुमशाह की तरह वो शासन करने लगा था। कई लोगों को उसने गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, कई लोग उसमें दोषी भी नहीं थे मगर इसके चपेट में आ गए। तो बाद में जो रोबेस्पियर था, रोबेस्पियर का अत्याचारी और रक्त रंजित क्रांति जो थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो बाद में इसके खिलाफ भी लोग इकट्ठा हुए, इसे भी पकड़ा गया, इसे भी बर्खास्त किया। 18 जुलाई 1794 को इस पर खटला चला गया, मृत्युदंड भी इसे दिया गया, इसे भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया, इसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही जो आतंक का राज था, आतंक का प्रशासन था, वो समाप्त हो गया। उसे थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। जो आतंक का राज समाप्त हुआ उसे थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो उसके बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन जो था, राष्ट्रीय सम्मेलन ने क्या क्या सुधार इस कालखंड में किए थे। जो क्रांति थी, क्रांति ये सुधारों की क्रांति थी, कई सारे सुधार यहाँ पर किए गए थे, उसके बारे में हमें देखना है। तो सुधार, पहला सुधार था फ्रांसीसी भाषा को राजभाषा कहा उन्होंने। जो फ्रांसीसी भाषा थी उसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, इसके माध्यम से ही शिक्षा दिए जाने लगी, वो मान्य यहाँ पर किया गया। दूसरा, संपत्ति पर पुरुषों के साथ महिलाओं का अधिकार, ये महत्वपूर्ण घटना है। हम देखते हैं कि महिला कहीं भी हो, कौन से भी धर्म की हो, कौन से भी किसी भी राष्ट्र की हो, उसे अधिकार नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर एक बात मान्य की गई, जैसे जिस तरह से पुरुषों का संपत्ति पर अधिकार होता है, उसी तरह से महिलाओं का भी संपत्ति पर अधिकार होता है। इन्हें एक संपत्ति के माध्यम से एक समानता महिलाओं के लिए यहाँ पर निर्माण की गई। और एक परिवर्तन यहाँ पर किया गया, ज्येष्ठाधिकार का नियम समाप्त। इन्हें हम देखते हैं कि कहीं भी भारत में भी कहीं पर भी जो ज्येष्ठ व्यक्ति होता था, बड़ा व्यक्ति होता था घर का, उसे संपत्ति का अधिकार मिलता था, मगर यहाँ पर वो खत्म कर दिया। अब संपत्ति के अधिकार में सब क्या होंगे, बराबर के हिस्सेदार होंगे। उसके बाद में फ्रेंच उपनिवेशों में निग्रो दास प्रथा का अंत। हम देखते हैं कि ये बड़ा ही कटु सच है, काला सच हम जिसे बोलेंगे। ये यहाँ पर जो उपनिवेश थे फ्रेंच के, वहां पर भी दास प्रथा थी। जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर निग्रो लोग रहते थे। दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ऐसा ट्रायंगल था, उनका व्यापार किया जाता था, उन्हें बेचा जाता था जानवरों की तरह। अत्यंत घृणास्पद उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। तो ये जो प्रथा थी, निग्रो प्रथा, जिन पर अत्याचार किए जाते थे, अन्याय किए जाते थे, खेती पर काम करने के लिए उन्हें जानवरों की तरह झुंपा जाता था, तो ये जो दास प्रथा थी, निग्रो को दास बनाने की प्रथा, उसे खत्म कर दिया। जहां जहां भी फ्रेंच उपनिवेश होंगे वहां पर दास प्रथा खत्म कर दी गई। आगे जाकर हम देखते हैं कि दास प्रथा धीरे धीरे हर एक राष्ट्र ने खत्म की। बाद में सैनिक सेवा अनिवार्य। इसी कालखंड में हम देखते हैं कि जो यूरोपियन राष्ट्र थे, राजतंत्र राष्ट्र, वो फ्रेंच के विरोधी हो चुके थे और वो युद्ध करने के लिए उतावल हो चुके थे फ्रेंच के साथ में। तो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता उन्हें पड़ी, तो उन्होंने क्या किया कि सभी को सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। उसके बाद में भू संपत्ति का सामान्य लोगों में वितरण, ये महत्वपूर्ण घटना थी। हमने देखा जब संविधान भी बना था 1791 का, उसमें भी सब जमीन लेने की बात कही गई थी। जो पादरी वर्ग है उनसे भी जमीन लेने की बात कही गई। तो यहाँ पर जो भूमि है या जमीन है, वो जमीन सभी जो धर्मगुरु है, पादरी है, उनके पास में 80% जमीन थी। सामान्य लोगों के पास में 20% जमीन थी, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। तो वो जमीन ले गई और उसके छोटे टुकड़े टुकड़े करके सभी लोगों को, सर्वसामान्य लोगों को उसका स्वामी बनाया गया। जो पहले भूदास हुआ करते थे, अब क्या हुए, वो भूमि के स्वामी बनाए गए। महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर इस कालखंड में लाया गया। उसके बाद में अधिकतम लोगों के लिए हित
के कानून अंतर्गत वस्तु की कीमतें और मजदूरों की दर को निश्चित करना। हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी थी, जो कानून है वो जनता के हित में लिए होना चाहिए। इसके तहत वहाँ पर जो कीमतें थी चीज़ों की वो निश्चित कर दी गई। कोई भी किसी कीमत को बढ़ा नहीं सकता था और ज़्यादा मुनाफा कमा नहीं सकता था। सर्वसामान्य लोगों को जो सर्वसामान्य लोगों की जो हित की कीमत थी, जिसे सर्वसामान्य लोग भी खरीद सकते थे, वो कीमत उसकी निश्चित की गई। तो इसके बाद उसके साथ साथ वेतन दर हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जो पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, वो लोग सर्वसामान्य लोगों को मजदूर बनाते थे, उनके गुलाम बनाते थे, उनसे मजदूरी करते थे, मगर फिर भी जो काम वो करते थे उतना दाम उन्हें नहीं दिया जाता था। अब ये दर भी निश्चित किए गए, अगर किसी कोई काम करना है तो उसका दर निश्चित था, उसका वेतन उसको मिलना ही था। अगर कोई उतना वेतन नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती थी। उसके बाद में इस कालखंड में जो विशेष मान सम्मान या उपाधियां दी गई थी लोगों को, वो समाप्त की गई। उमराव है ना, ऐसा कहा जाता था, लुई, ये जो सब उपाधियां थी, ये उपाधियां यहाँ पर खत्म की गई। जैसे भारत में भी हम देखते कि बाद में बहादुर, राव, ये जो उपाधियां थी वो खत्म कर दी गई थी। यहाँ पर भी पहले ये जो विशेष सम्मान के लिए उपाधियां दी जाती, जो किसी सभी लोगों को नहीं मिलती थी, विशिष्ट वर्ग के लोगों को ही मिलती थी, वो खत्म कर दी गई। और उसके बाद में क्या बदलाव लाया गया, सब नागरिकों को यानी फ्रेंच के सभी नागरिकों को सिटीजन यानी नागरिक कहा गया। पुरुषों को नागरिक और महिलाओं को नागरिका कहा गया। तो ये सबसे बड़ा बदलाव था। इस शब्द में समानता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, सभी क्या है, नागरिक है। और जो नागरिका है, सभी के जो संविधान है सभी के लिए समानता से लागू है, कानून के आगे सभी समान है, ये बात उसमें कही गई। आपको एक बात मैं बताता हूँ कि जो 16वां लुई है, 16वां लुई का मृत्यु के बाद में जो उसका जहाँ जहाँ जिक्र हुआ वहां पर उसका नाम लिया गया, 16वां लुई नहीं लिखा गया, उसके नाम से सामने नागरिक लिखा गया। तो ये जो बदलाव था एक महत्वपूर्ण बदलाव था। उसके बाद में अलंकारिक वस्त्र धारण किए जाने की हतोत्साहित किया। हम देखते हैं कि राजा, महाराजा, पादरी, उसके बाद में उमराव, उसका पहराव अलग होता था, सर्वसामान्य लोगों का पहराव अलग होता था। अपनी शान शौकत जो है उसका उस तरह प्रदर्शन उसके माध्यम से वो करते थे। और ये जो था ये सब खत्म कर दिया। सब लोग यानी ऐसा कोई पहराव नहीं करेगा जो पिछले जो वर्ग थे उसका वो दर्शक होगा, ये बात इसमें की गई थी। उसके बाद में धार्मिक परिवर्तन, तो एक बड़ा परिवर्तन यहाँ आया था। हम देखते हैं कि धर्म संस्था अंधी हो चुकी थी, अत्याचारी हो चुकी थी, लोगों पर अन्याय अत्याचार करती थी। तो इस कारण जो क्रिश्चियन धर्म था तो अख्रिस्तीकरण करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियन धर्म को विरोध यहाँ पर होने लगा। पादरियों ने चमत्कारीकरण किया था, लोगों का अन्याय किया था। जैसे भारत में भी ऐसा ही हुआ था, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण बड़े पैमाने पर आज भी चालू है। तो वहां पर भी अख्रिस्तीकरण किया गया था। जो ख्रिस्ती धर्म है उसे खारिज करके यहाँ सभी लोगों को अख्रिस्तीकरण किया गया। नास्तिकवाद जो है, नास्तिकवाद का प्रसार वहां पर किया जाने लगा। वहां पर विवेक शक्ति के धर्म की स्थापना भी की गई। यानी जो धर्म होगा वो नास्तिकवादी है मगर विवेक पर आधारित है। योग्य अयोग्य क्या है उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो ये धर्म की स्थापना की गई। जो गिरजाघरें है वो गिरजाघरें बंद कर दी गई, वहां पर यह धर्म की स्थापना की गई जो विवेक पर आधारित था। मगर उसके बाद में रॉबेस्पियर के कालखंड में उसने आस्तिकवादी धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया, मगर बाद में धीरे धीरे बदलाव आता चला गया और ये मान्य कर लिया गया कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत आस्था की बात है। जिसे जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म वो स्वीकार कर सकता है। धर्म में राज्यों कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी हस्तक्षेप यानी अगर धर्म अत्याचारी होता है तो हस्तक्षेप करेगा, मगर लोगों को कौन सा धर्म स्वीकार लोग करना चाहते हैं तो उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात मान्य कर ली गई और धर्म को निजी बना लिया गया। उसके बाद में ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का इमेज है। हम देखते हैं कि 1758 से 1794 तक, 94 उसे क्या दिया गया था, गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। वही है वो। उसने क्रांति में महत्वपूर्ण कार्य भी किया, मगर अंतिम में जब पूरी सत्ता अपने हाथ में आई तो उसने लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया था। उसके बाद में तीसरे वर्ष का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर 3, हम देखते हैं कि अब
पहले मैंने बताया कि धीरे धीरे बदलाव यहाँ पर होता चला गया। तो जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना इसी के लिए हुई थी कि जो गणतंत्र है, गणतंत्र के लिए क्या करना चाहिए, उसने संविधान निर्माण करना चाहिए। तो उसने संविधान निर्माण किया था 1793 में ही, मगर वो लागू नहीं हो सका क्योंकि वहां पर अंतर्गत संघर्ष चल रहे थे, आतंक का शासन था, विदेशी लोगों के साथ युद्ध भी चल रहे थे। तो बाद में जो संविधान था, ये संविधान 1795 में लागू किया गया। तो इस संविधान के आधार पर कुछ बातें उसमें कही गई थी, किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, ये बात इसमें कही गई थी। इसमें कहा गया था कि इस संविधान ने कर देने वाले और सेना में काम करने वाले व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार दिया। ये जो संविधान था, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बदलाव जो अच्छा नहीं था कि जो कर देने वाले लोग हैं, जो पहला संविधान था वो सभी के लिए था, सभी उसमें भाग ले सकते थे, मगर यहाँ पर जो कर देने वाले व्यक्ति है और सेना में काम करने वाले व्यक्ति, उन्हें ही अधिकार, मतदान का अधिकार दिया गया था। मगर ज्यादा से ज्यादा लोग अब कर देने वाले हो चुके थे क्योंकि जमीन का जो वितरण है वो लोगों के पास दिया गया था, सैन्य में भर्ती होना भी सख्ती का था, तो इसलिए ज्यादा लोगों को अधिकार मतदान का मिला। उसके बाद में विधायी शक्ति अब 2 सदनों में, ये जो कायदे करने की शक्ति है या प्रशासन चलाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, सत्ता है, वो 2 भागों में विभाजित की गई, 2 सदनों में विभाजित की गई। जैसे हम देखते हैं कि तुलनाएं आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, भारत में राज्यसभा है, लोकसभा है ना, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, अब की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड है। उसी तरह से यहाँ पर पहले ही 2 सदन वहां पर निर्माण किए गए थे, उसमें निम्न सदन था, उसके बाद में उच्च सदन था। निम्न सदन में 500 सदस्य थे और 500 सदस्यों का सदन भी इसे कहा जाता था, काउंसिल ऑफ 500। इस सदन को अधिनियमों को प्रस्तावित करना था, अधिनियम इसको रखना था, जो बदलाव करने होंगे नियम बनाने होंगे उसके बारे में। दूसरा सदन था उच्च सदन, उसके सदस्य थे 250, यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरातनों का एक सदन था, जहाँ पर काउंसिल ऑफ एंशिएंट कहा गया है उसे। इसका कार्य अधिनियमों का परीक्षण एवं उनका क्रियान्वयन करना था। जो अधिनियम वहां से आए हैं सदन से, उसे देखना, उसमें अच्छी बातें कौन सी है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, उसे देखना, उसका परीक्षण ये कर सकते थे, बाद में उसे मान्यता इन्हें देनी होती थी। तो अब विधानमंडल हुआ है ना, ये 2 सदन हुए, मगर अब कार्य चलाने के लिए, प्रत्यक्ष प्रशासन चलाने के लिए भी यहाँ पर इसके माध्यम से एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई। जो 2 सदनों में जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, वो अपने में से 5 सदस्य का चुनाव करेंगे। जो निर्देशक मंडल या जिसे डायरेक्टरी कहा गया है उसमें वो होंगे और वो प्रत्यक्ष शासन चलाएंगे। सभी शासन के जो अधिकार है, कार्यकारी अधिकार है, वो 5 सदस्यों को दिए जाएंगे। ऐसी भी एक रचना इसमें की गई थी। इसमें 5 सदस्य इसलिए रखे गए थे, हमने देखा कि रॉबेस्पियर ने क्या किया, पहले पूरी सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली थी, इसलिए 5 सदस्यों को समान अधिकार इसमें दिए गए ताकि अधिनियमवादी शैली फिर से ना निर्माण हो। तो ये इस तरह का डायरेक्टरी की भी स्थापना हो गई। डायरेक्टरी में एक कार्यकारी मंडल था, डायरेक्टरी यानी कार्यकारी मंडल जो प्रत्यक्ष कार्य करता था। तो 26 अक्टूबर 1795 को राष्ट्रीय सम्मेलन को भी भंग कर दिया और बाद में निर्देशक मंडल का शासन आरंभ हो गया। उसके बाद में तृतीय चरण है डायरेक्टरी या निर्देशक मंडल उसे कहा जाता है, जो का प्रत्यक्ष शासन चलाते थे, जिनके अधिकार विधायक जो विधान मंडल है उसने दिए थे। 26 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक। तो हम देखते हैं कि ये जो कालखंड था, इसमें जो क्रांति की जो बातें थी धीरे धीरे वो पतन की ओर चली गई थी। धीरे धीरे ये पतन क्रांति जो है, पतन का कालखंड था ये क्रांति का। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1799 में फ्रांस में कार्यकारी सत्ता 5 सदस्यीय संचालक मंडल की जगह पर 3 सदस्य यानी कंसुलेट जो थे, जिसका शब्दशः अर्थ है वाणिज्य दूतावास। जो कंसुलेट, जो 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे, इन 3 व्यक्तियों का एक मंडल बनाया गया जिसे कंसुलेट कहा गया और वो आगे शासन अब चलाने लगे। बाद में घटना भी बदल दी गई। उसके बाद में जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो प्रमुख हुआ। धीरे धीरे नेपोलियन के हाथ में सत्ता आती चली गई और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनाने जो सैनिकवाद है, सैनिकवाद वहां पर निर्माण हुआ और बाद में वो सम्राट बना, पूरी सत्ता उसमें हाथ में आ गई। अधिनियमवाद भी हमें देखने को मिलता है। तो नेपोलियन के कार्यकाल में स्वतंत्रता लोगों को नहीं रही, समानता उसने निर्माण करने का प्रयास किया, मगर वो क्या था, एक हुकुमशाह था। वो पूरी तरह से उसके हाथ में सत्ता निर्माण हो चुकी थी, मगर फिर भी
उसके बाद में भी जो क्रांति है, क्रांति के जो तत्व है, सूत्र है, वो आगे जाकर लोगों को प्रेरणा देते रहे। आगे भी फ्रांस में कुछ बदलाव हुए, 1848 की क्रांति हुई। तो यहाँ पर नेपोलियन कुछ कालखंड तक ये सत्ता नेपोलियन की रही, मगर बाद में फिर भी इस क्रांति के तत्व लोगों को प्रेरणा देते रहे, वो भूमि पर अवतरित होती रही। धन्यवाद। यहाँ पर किस तरह से क्रांति घटित हुई उसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको दी है, ताकि आपको ये जो घटनाक्रम है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ सके। उसके बाद में हमें इस क्रांति के परिणाम क्या हुए फ्रांस पर, दुनिया पर, इसके बारे में जानकारी लेनी है। धन्यवाद।